हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग ठीक होंगे। तो जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पहली ज्योग्राफी क्लास पढ़ी थी, जिसमें हम लोगों ने भूगोल संबंधित कुछ चर्चा की थी। जैसे भूगोल के बारे में, उनका नामकरण कैसे हो भूगोल का, ठीक है, भूगोल की कुछ परिभाषाएं, भूगोल से संबंधित कुछ सिद्धांत, ब्रह्मांड और ब्रह्मांड के स्वरूप हमारा बदलता दृष्टिकोण, ठीक है, इन सब के बारे में चर्चा की थी। तो आज हमारा दूसरी लेक्चर है, ठीक है। तो इसमें हम आज क्या पढ़ेंगे, वो है सौरमंडल। तो सौरमंडल के बारे में इस वीडियो में दूसरी लेक्चर में हम चर्चा करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा आपको, ठीक है। तो मैं आपको ऐसे पिछली वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज दूँगा, आप उसको देख सकते हैं। तो अब हमारा जो दूसरा लेक्चर है सौरमंडल का, उसको पढ़ते हैं कि सौरमंडल के बारे में क्या है। तो सौरमंडल के बारे में क्या है हमारा कि सौरमंडल, ठीक है, सौरमंडल में हम कहेंगे कि सूर्य और मंडल का केंद्र है। यानी जो सौरमंडल है, सौरमंडल जो है वो सूर्य और मंडल का केंद्र है और धरती सहित बाकी ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं, ठीक है। सौरमंडल जो है वो सूर्य और मंडल का केंद्र है और धरती सहित बाकी ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। यानी धरती मतलब पृथ्वी सहित बाकी ग्रह भी इसकी परिक्रमा करते हैं, किसकी, सूर्य की। तो सौरमंडल सूर्य का परिवार है, ठीक है, जिसमें सूर्य इस परिवार का मुखिया है, ठीक है, जिसमें सूर्य जो है इस परिवार का मुखिया है और बाकी सब इसके सदस्य हैं। यानी यहाँ तो सौरमंडल के बारे में कुछ चर्चा हुई है। जैसे कहा गया है कि सूर्य और मंडल का केंद्र है, सौरमंडल जो है वो सूर्य और मंडल का केंद्र है और धरती सहित बाकी ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। यानी पृथ्वी सहित अन्य बाकी ग्रह यानी बृहस्पति, बुध, शनि, अरुण, वरुण, ये सब इनकी परिक्रमा करते हैं। और मंडल और सौरमंडल सूर्य का परिवार है। यानी सौरमंडल है वो सूर्य का परिवार है और सूर्य इस परिवार का मुखिया है और बाकी सब इसके सदस्य हैं। तो ये तो ही सौरमंडल के बारे में। आगे क्या है, वो है हमारा सूर्य के बारे में कुछ है। तो सूर्य के बारे में कुछ यहाँ पे दिए गए हैं नोट्स करने के लिए। तो मैं बता दूँ पहले बच्चों कि आप अगर इसके साथ में जो है नोट्स बनाते चलेंगे, तो नोट्स बनाते चलेंगे तो आपको अच्छे से याद हो सकता है और आप इसको समझ भी सकते हैं अच्छे से, ये ठीक है। तो आपको बता दूं कि आप इसके साथ नोट्स बनाते चलिएगा तो आपको बहुत अच्छा होगा। तो अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो क्या है, सूर्य के बारे में। तो सूर्य सौरमंडल का सबसे बड़ा सदस्य है, ठीक है। तो सूर्य का जन्म जो है 4.6 बिलियन साल पहले हुआ। यानी सौरमंडल का सबसे बड़ा सदस्य तो सूर्य हो गया और सूर्य का जन्म जो है ये 4.6 बिलियन साल पहले हुआ। यह ज़्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बना हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या है, अब है यह सब ग्रहों को प्रकाश की किरणों को सूर्य के केंद्र से निकलने में कई मिलियन साल लग जाते हैं। यानी जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है सूर्य से, ठीक है। और फिर क्या कह रहा है कि यह सब ग्रहों को प्रकाश की किरणों को सूर्य के केंद्र से निकलने में कई मिलियन साल लग जाते हैं, ठीक है, ये हो गया। फिर क्या कह रहा है कि जिस प्रकार पृथ्वी और अन्य ग्रह सूरज की परिक्रमा करते हैं, ठीक उसी प्रकार सूरज भी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करता है। आकाशगंगा क्या होती है ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, ठीक है। तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, देख लीजिए, तो आपको ये लेक्चर जो दूसरा है हमारा, ये आपको अच्छे समझ में आ सकता है, ठीक है, ये हो गया। और क्या कह रहा है कि यहाँ पे, और यह चक्कर सूर्य 225 से 250 बिलियन वर्ष में पूरा करता है। यानी यहाँ पे ये कह रहा है कि जिस तरह ग्रह और पृथ्वी, ठीक है, सूरज की परिक्रमा करते हैं, उसी तरह सूरज भी किसकी परिक्रमा करता है, आकाशगंगाओं की। और इस आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूरज को 225 से 250 मिलियन वर्ष में पूरा करता है, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। अब क्या कह रहा है यहाँ पे, सौरमंडल में ग्रह के बारे में, यानी सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं उसके बारे में यहाँ कुछ कुछ उनके नोट्स दिए गए हैं, ठीक है। तो अब आगे क्या कह रहा है कि हमारे सौरमंडल में ग्रहों की संख्या तो 8 है, ठीक है। ग्रहों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है आंतरिक ग्रह, ठीक है, कौन सा, इंटरनल प्लैनेट्स, ठीक है, इंटरनल प्लैनेट्स, यहाँ ग्रह को प्लैनेट्स कहते हैं इंग्लिश में।
और बाहरी ग्रह दूसरा जो है वो है बाहरी ग्रह, इसको कहते हैं एक्सटर्नल प्लैनेट्स। यानी जो आंतरिक ग्रह है उसको इंटरनल प्लैनेट्स और जो बाहरी ग्रह है उसको एक्सटर्नल प्लैनेट्स कहते हैं। इन ग्रहों को दो भागों में बांटने का कारण क्षुद्र ग्रह घेरा यानी एस्ट्रॉयड बेल्ट, ठीक है, क्षुद्र ग्रह घेरा एस्ट्रॉयड बेल्ट या घेरा मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में है। इनकी संख्या हजारों लाखों में है। यानी यहाँ पे क्या कह रहा है कि सौरमंडल में ग्रह के बारे में यहाँ दो चीज़ बताया गया है। ग्रहों की संख्या तो 8 है सौरमंडल में और इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है आंतरिक ग्रह और दूसरा जो है वो बाहरी ग्रह। आंतरिक ग्रह को इंग्लिश में इंटरनल प्लैनेट्स और बाहरी ग्रह को जो है एक्सटर्नल प्लैनेट्स, ठीक है। इन दो भागों में जो बांटता है क्या, ये आंतरिक और बाहरी ग्रह, इन दोनों को बांटने का कारण क्या है, वो है क्षुद्र ग्रह घेरा यानी एस्ट्रॉयड बेल्ट या घेरा जो है मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में है। इनकी संख्या हजारों लाखों में है, ठीक है। ये हो गया। अब जो है जो दो भाग बताए थे आंतरिक ग्रह बाहरी ग्रह, उसमें से पहला हम ले लेंगे आंतरिक ग्रह, ठीक है। आंतरिक ग्रह यानी इंटरनल प्लैनेट्स। इसमें कौन कौन से ग्रह आते हैं उसके बारे में आगे बताते हैं आपको। उसके बारे में यानी इंटरनल प्लैनेट सबसे पहला जो आता है वो है हमारा बुध यानी मरकरी, ठीक है। तो बुध के बारे में अब पढ़ते हैं कि बुध क्या है, बुध कैसा ग्रह है, ठीक है। तो बुध यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह और सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। यानी यह सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह है और यह सूर्य के सबसे पास में ग्रह है यानी निकट का ग्रह है, ठीक है। यह सबसे तेज घूमता है और इसी कारण यह सूर्य का एक चक्कर 88 दिन में पूरा करता है, ठीक है। यानी यह सबसे तेज घूमने वाला ग्रह है और इसी कारण यह सूर्य का एक चक्कर जो है 88 दिन में पूरा करता है, ठीक है। ये हो गया। अब क्या कह रहा है कि दोपहर के समय इस ग्रह का तापमान 400 डिग्री सेल्सियस रहता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा होता है 400 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे दोपहर के समय ग्रह का तापमान 400 डिग्री सेल्सियस रहता है और रात के समय में इसका तापमान -170 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। अब यहाँ पे देखिए -170 यानी कि जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पर जो है बर्फ़ जम जाती है -0 में, उसी तरह अब ये -170 यानी और ठंडी, ठीक है। ये बात बता रहे हैं कितना आश्चर्यजनक है ये। अब क्या कह रहा है यहाँ पे कि ऐसा होने का कारण यहाँ ये है कि बुध ग्रह पर कोई वातावरण नहीं है जो ताप को ग्रह पर रोक सके जैसा कि धरती पर होता है। यानी जो पृथ्वी में जो यहाँ पे पृथ्वी पे तो वातावरण है इस तरह का जिससे जो है इस तापमान को रोका जा सकता है, लेकिन जो बुध है वहाँ पर कोई वातावरण नहीं है, ठीक है। इसलिए वहाँ पर इस तापमान को रोका नहीं जा सकता, इसीलिए वहाँ पर जो है रात में -100 डिग्री सेल्सियस रहता है, ठीक है। और जो सुबह दिन में दोपहर के समय जो है 400 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तापमान। अब जो दूसरा हमारा है किस चीज़ में, बाहरी ग्रह में, ठीक है, यानी आंतरिक ग्रह में, ठीक है। दूसरा ग्रह जो है हमारा वो है हमारा शुक्र यानी वीनस। तो शुक्र ग्रह के बारे में हम चर्चा करते हैं कि शुक्र सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। बुध सबसे छोटा ग्रह था, शुक्र जो है मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। यहाँ का तापमान 475 डिग्री सेल्सियस रहता है यानी बहुत ज़्यादा 475 डिग्री सेल्सियस रहता है, ठीक है। अब यह तापमान दिन और रात दोनों में एक जैसा रहता है। अरे यार बुध में तो बहुत चलो ठंडी भी हो जाती थी, लेकिन यहाँ तो वो भी नहीं होती है। यहाँ का तापमान तो 475 डिग्री सेल्सियस दिन में भी रहता है और रात दोनों में जैसा रहता है एक जैसा। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण यह है कि यहाँ के वातावरण में 96% कार्बन, ठीक है, 96% कार्बन डाइऑक्साइड है जो ताप को कैद कर लेती है, ठीक है, जैसा कि धरती पर ग्रीन हाउस का प्रभाव है, ठीक है। अब देखो यहाँ शुक्र जो हमारा आया है, शुक्र ग्रह, यहाँ दिन और रात दोनों में एक जैसा रहता है तापमान। इसका कारण यह है कि यहाँ के वातावरण में 96% कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि ताप को कैद कर लेती है जैसा कि धरती पर ग्रीन हाउस का प्रभाव है। फिर क्या कह रहा है, फिर यहाँ पर है शुक्र का आकार और बनावट लगभग पृथ्वी के बराबर है, लेकिन पृथ्वी नहीं है, ठीक है, पृथ्वी नहीं है। इसको जो है शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, ठीक है। आकार और बनावट तो एक जैसी है लेकिन फिर भी इसको पृथ्वी की बहन कहा जाता है, ठीक है। यह रात
के आसमान में सबसे चमकदार ग्रह है। यह रात के आसमान में सबसे चमकदार ग्रह है और धरती से आसानी से पहचाना जा सकता है। आप कभी कभी देखते होंगे कि जब रात में आप आसमान की तरफ देखते हैं तो कुछ तारे एक तारा ऐसा होता है जो बहुत अधिक चमकता है। ठीक है, जो बहुत अधिक चमकता है उसी को हम लोग जो है शुक्र कहते हैं। ठीक है, सौर मंडल में यह एकमात्र ग्रह है जो पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। यानी यह जो शुक्र है यह सौर मंडल में एकमात्र ऐसा ग्रह है जो पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। ठीक है, ये हो गया। अब क्या है, पृथ्वी के बारे में यहाँ बताया गया है। कौन सी पृथ्वी? अरे हमारी हम लोग की पृथ्वी। ठीक है, तो अब पृथ्वी यानी अर्थ के बारे में यहाँ बताया गया है कि पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन का अस्तित्व है। यानी जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं इस धरती पर, यही एक एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन का अस्तित्व है। और सब जो ग्रह हैं सौरमंडल, वहाँ जीवन का अस्तित्व अभी तक तो नहीं है। आगे अभी इस पर रिसर्च हो रही है, जैसे कि चंद्रमा पे भी रिसर्च हो रही है कि वहाँ पे जीवन संभव है। तो इसी तरह अभी तो यही बताया गया कि पृथ्वी का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन का अस्तित्व है। फिर अगर आप पृथ्वी की तस्वीरें देखें तो आप पाएंगे कि इसमें 3 नज़र आते हैं। क्या रंग आते हैं? 3 नज़र रंग आते हैं। कौन कौन से? नीला, सफ़ेद और हरा। ठीक है, आप तस्वीरें देखेंगी, कभी कभी आप गूगल मैप पर जाइए और आप वहाँ पे सैटेलाइट मैप लगाइए तो वहाँ पे आपको 3 चीज़ दिखेंगी। कौन कौन से रंग दिखेंगे? नीला, सफ़ेद और हरा। ठीक है, इसमें जो नीला रंग होता है वो महासागरों और सागरों का है, और सफ़ेद रंग बादलों का, और हरा रंग जो है वनस्पतियों का है। ठीक है, इसमें ये बताया गया है। ठीक है, जो 3 रंग हैं हमारे पृथ्वी में, नीला, सफ़ेद और हरा, यहाँ नीला रंग जो है महासागरों और सागरों को दर्शाया गया है, सफ़ेद रंग बादलों को, हरा रंग जो है वनस्पतियों को दर्शाया गया है। फिर क्या कह रहा है कि धरती एक ऐसे वातावरण से घिरी हुई है। ठीक है, धरती एक ऐसे वातावरण से घिरी हुई है जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और जलवाष्प शामिल हैं। ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और जलवाष्प शामिल है या ऐसे वातावरण से घिरी हुई है। कौन? हमारी पृथ्वी। इसमें एक ओजोन परत भी है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को अपने अंदर सोख लेती है। ठीक है, इसमें एक ओजोन परत भी है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को अपने अंदर सोख लेती है। ठीक है, आपने ओजोन परत का नाम सुना ही होगा। फिर क्या कह रहा है कि धरती पर जीवन का मुख्य कारण इस पर मौजूद पानी है। अब यहाँ पे जो बताया है कि पृथ्वी पर जो जीवन है, पृथ्वी पर जो हम लोग रहते हैं, इसका एक कारण यही है कि इस पर पानी है। हम लोग पानी के बिना जीवित रह नहीं सकते, और जिस ग्रह पर पानी होगा उस पर जीवन संभव होगा। तो यानी पृथ्वी पर हमारा जीवन संभव है क्योंकि वहाँ पर पानी है। ठीक है, अब क्या है हमारा दूसरा ग्रह? वो है हमारा मंगल। ठीक है, मंगल। ठीक है, मंगल ग्रह। ठीक है, तो अब है मंगल ग्रह को लाल ग्रह यानी रेड प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है। इसका कारण यह है कि इसका रंग लाल होना। ठीक है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो कारण है, किसका कारण कि ये लाल ग्रह को नाम से बताया जाता है कि इसका ग्रह का नाम लाल ग्रह भी क्यों पड़ा? इसका मतलब यह है कि इसका जो नाम लाल ग्रह है यह सिर्फ इसके रंग लाल होने से नाम पड़ा है। ठीक है, यह धरती से मिलता जुलता ग्रह है। ठीक है, यह धरती से मिलता जुलता ग्रह है, जैसा कि मंगल ग्रह पर धरती की तरफ से बादलों का वातावरण है। ठीक है, इसका कारण यह है कि यह लाल रंग का होना, और यह धरती से मिलता जुलता ग्रह है, जैसा कि मंगल ग्रह पर भी धरती की तरह ही बादलों का वातावरण है। ठीक है, ये हो गया। अब क्या कह रहा है कि इसका वातावरण विरल है। सौरमंडल का सबसे अधिक ऊंचा पर्वत ओलंपस मोन्स, ठीक है, ओलंपस मोन्स मंगल पर ही स्थित है। ये एक देखिए कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सौरमंडल का सबसे अधिक ऊंचा पर्वत कौन सा है। ये कई परीक्षाओं में आए, प्रतियोगिता परीक्षाओं में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओलंपस मोन्स। ठीक है, सौरमंडल का सबसे अधिक ऊंचा पर्वत क्या है? ओलंपस मोन्स। ठीक है, ओलंपस मोन्स है। ठीक है, ये कहाँ स्थित है? मंगल पर स्थित है। ये हो गया। अब क्या कह रहा है यहाँ पे दूसरा जो है, अब वो क्या है, कह रहा है कि सौरमंडल
के सभी ग्रहों में हमारी पृथ्वी के अलावा मंगल ग्रह पर जीवन और पानी होने की संभावना सबसे अधिक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रिसर्च हो रही है इसके बारे में, ठीक है, तो वही ये बताया गया कि सौरमंडल के सभी ग्रहों में पृथ्वी के अलावा मंगल ग्रह पर भी जीवन और पानी होने की संभावना सबसे अधिक है, संभावना है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि मंगल के 2 चंद्रमा फोबोस और डीमोस, नाम सुना होगा आपने कि मंगल के 2 चंद्रमा फोबोस और डीमोस, ठीक है, इस ग्रह को पृथ्वी से नंगी आंखों से देखा जा सकता है, ठीक है। ये कह रहा है यहाँ पे कि जो मंगल के 2 चंद्रमा हैं, ठीक है, फोबोस और डीमोस, इससे ग्रह को पृथ्वी से नंगी आंखों से देखा जा सकता है, ठीक है। ये हो गया आंतरिक ग्रह का, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया आंतरिक ग्रह का, यानी इंटरनल प्लैनेट्स का। अब जो आता है हमारा वो है बाहरी ग्रह यानी एक्सटर्नल प्लैनेट, ठीक है। तो अब इसमें क्या कह रहा है कि अब बाहरी ग्रह यानी जो 2 भाग थे हमारे सौरमंडल के, आंतरिक ग्रह और बाहरी ग्रह में, आंतरिक ग्रह तो आपको बता दिया। अब जो है हमारा बाहरी ग्रह, तो बाहरी ग्रह में हमारा क्या आता है, तो बाहरी ग्रह में सबसे पहले हमारा आता है बृहस्पति यानी जुपिटर। तो अब बृहस्पति यानी जुपिटर के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ क्या कह रहा है कि यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है, और शुक्र ग्रह के बाद कई बार यहाँ ग्रह सबसे ज़्यादा चमकता है, ठीक है। यह सौरमंडल सबसे बड़ा ग्रह है, कौन, बृहस्पति, और शुक्र ग्रह के बाद कई बार यह ग्रह सबसे ज़्यादा चमकता है। यानी शुक्र ग्रह के बाद जो सबसे अधिक चमकता ग्रह है वो कौन सा है, वो है हमारा बृहस्पति, ठीक है, जिसका कारण है इसका विशाल आकार, ठीक है। ये हो गया। इसका व्यास धरती से 11 गुना ज़्यादा है, यानी कि ये जो है पृथ्वी से 11 गुना अधिक है, ठीक है, व्यास के हिसाब से, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है यहाँ पे, यह ग्रह सूर्य की भांति ही नाइट्रोजन और हीलियम से बना है। जिस तरह सूर्य बना था किससे, हाइड्रोजन और हीलियम से, उसी तरह जो ये बृहस्पति है ये भी सूर्य की भांति हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, इसलिए इसे गैस दानव भी कहा जाता है। किसको, बृहस्पति को इसलिए गैस दानव भी कहा जाता है। इसके तेज गति से घूमने के कारण यहाँ अक्सर तूफान आते रहते हैं, ठीक है। अब जो बृहस्पति है ये अधिक तेज घूमने के कारण यहाँ पे अक्सर तूफान भी आते रहते हैं। ये हो गया। अब क्या कह रहा है कि बृहस्पति के कम से कम 64 चंद्रमा हैं, ठीक है। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है क्या, कि बृहस्पति के कुल कितने चंद्रमा हैं, यानी कि कुल कितने हैं, 64, यानी बृहस्पति के कुल कितने चंद्रमा है, कम से कम 64 चंद्रमा है। ये हो गया। अब क्या कह रहा है कि इसमें गैनीमीड सबसे बड़ा चंद्रमा है। ये भी पूछा जाता है कि बृहस्पति के कम से कम 64 चंद्रमा हैं और इसमें सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है, वो है हमारा गैनीमीड, ठीक है। ये हो गया। जिसका व्यास बुध ग्रह से भी ज़्यादा है, किसका, इसका गैनीमेड का, ठीक है। ये हो गया। तो अब तो आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, मुझे ये पता है, और आप नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है। इससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी बनाने, लिखने, पढ़ने में, समझने में इसको, ठीक है। तो अब तो ये हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो में, ठीक है, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा भैया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब ये आगे जो कह रहा है हमारा, वो क्या है हमारा, शनि यानी सैटर्न, ठीक है। शनि के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। शनि क्या कह रहा है कि सौरमंडल में यह दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और यह इसके छल्ले यानी रिंग के लिए जाना जाता है। शनि सौरमंडल में यह दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और यह इसके छल्ले के लिए जाना जाता है। तो अब आगे क्या कह रहा है कि अध्ययन बताते हैं कि शनि ग्रह के कई पतले छल्ले हैं जो, ठीक है, शनि ग्रह के कई पतले छल्ले हैं जो बर्फ के कणों से बने हुए हैं, ठीक है। शनि के कुल 62 चंद्रमा हैं। इनमें सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन है जो बृहस्पति के गैनीमेड के बाद दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। ये कह रहा है यहाँ पर। अब जो यहाँ पे बताया गया है कि शनि के कुल 62 चंद्रमा है, ये भी आप अच्छे से समझ लीजिएगा कि ये भी पूछा जाता है कभी कभी कि शनि के कुल कितने चंद्रमा हैं, 62 चंद्रमा हैं, और इसमें सबसे बड़ा चंद्रमा क्या है, वो है हमारा टाइटन, ठीक है। अब फिर क्या कह रहा है कि बृहस्पति के गैनीमेड के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, यानी जो बृहस्पति का सबसे बड़ा चंद्रमा था गैनीमेड, उसके बाद जो है दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। ये हो गया अब हमारा। फिर क्या कह रहा है हमारा, दूसरा है अरुण है, ठीक है। अरुण यानी उरेनस,
अरुण हमारे सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका आकार धरती से 4 गुना बड़ा है। यह बृहस्पति और शनि ग्रह जैसा ही है, परंतु इसका तापमान बहुत जो है ठंडा है। ठीक है, ये हो गया। तो अब ऊपर क्या कह रहा था यहाँ पर कि अरुण हमारे सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, इसका आकार धरती से 4 गुना बड़ा है। यह बृहस्पति और शनि ग्रह जैसा ही है, परंतु इसका तापमान बहुत ठंडा है। ठीक है, बहुत ठंडा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसकी सूर्य से बहुत ज़्यादा दूरी है। इसके भी इर्द गिर्द छल्ले हैं जिनका रंग काला है। जो ये तापमान ठंडा है, इसका कारण क्या है कि ये सूर्य से बहुत अधिक दूर है और इसके भी इर्द गिर्द छल्ले हैं जिनका रंग काला है। तो ये हो गया अरुण के बारे में। अब दूसरा है हमारा वरुण यानी नेपच्यून के बारे में। तो यानी यहाँ का कह रहा है कि वरुण को नीला दैत्य यानी ब्लू गेंट भी कहा जाता है। ठीक है, यह धरती से बहुत दूर है, इसलिए इसे बहुत ज़्यादा ताकत वाले टेलीस्कोप से भी बहुत मुश्किल से देखा जा सकता है। ठीक है, ये कह रहे हैं यहाँ पर। वरुण को नीला दैत्य कहा जाता है। ये भी पूछा जाता है कभी कभी 1 नंबर में कि वरुण को और किस नाम से जाना जाता है, तो वरुण को नीला दैत्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब क्या कह रहा है कि हमारे इसमें मुश्किल से देखा जाता है। इस ग्रह के 11 चंद्रमा हैं। तो अब ये भी देख सकते हैं कि वरुण के वरुण ग्रह के कितने चंद्रमा हैं, यानी कितने हैं, 11 चंद्रमा हैं। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है कि अरुण ग्रह की तरफ इसके भी पतले छल्ले हैं, यानी अरुण ग्रह की तरह भी इसके भी पतले छल्ले हैं। यह सौरमंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। यह सूर्य से पृथ्वी के मुकाबले 30 गुना अधिक है। ठीक है, यानी जो यह सूर्य से पृथ्वी के मुकाबले 30 गुना अधिक है। ये हो गया। अब जो है हमारा वो क्या है, क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉयड। ठीक है, क्षुद्र ग्रह गहरा अभी हमने पहले शब्द पढ़ा था शुरुआत की वीडियो में, किसमें, आंतरिक ग्रह में। ठीक है, उसमें आया था हमारा क्षुद्र ग्रह घेरा यानी एस्ट्रॉयड बेल्ट। ठीक है, यह कई छोटे चट्टानों से मिलकर बना है जो कि मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में है। ठीक है, ये हमने ऊपर ही पढ़ा है। अब क्या कह रहा है कि ये सब सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सिरिस जो है क्षुद्र ग्रह सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। ठीक है, क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, क्षुद्र ग्रह वे होते हैं जो कई छोटे चट्टानों से मिलकर बने होते हैं, जो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में होते हैं, और ये क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और अब क्या कह रहा है कि इसमें सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है, वो है हमारा सीरीज। और क्या कह रहा है कि अब उल्का और उल्कापिंड यानी मैट्रियोट्स एंड मैट्रियोटिस। ठीक है, तो अब इसके बारे में क्या पढ़ना है, इसके बारे में पढ़ रहा है कि उल्का चट्टानों या धातु के छोटे टुकड़े हैं। जब क्षुद्र ग्रह टूटते हैं तो उल्का बन जाते हैं। यह उल्का जब रफ्तार से यात्रा करते हैं तो उनमें हवा के घर्षण से आग लग जाती है और तब ये उल्का से उल्कापिंड बन जाते हैं। कई लोग इस गिरते हुए जलते उल्कापिंड को टूटता ठीक है, टूटता हुआ तारा कहते हैं। बड़े उल्कापिंड बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब जो आपने बचपन से एक चीज़ देखी होगी कि कई लोग कहते हैं कि देखो टूटता तारा जा रहा है, तो वो जो टूटता तारा होते हैं वो असल में टूटता तारा के नाम से नहीं बल्कि उसे उल्का पिंड कहते हैं। ठीक है, उल्का पिंड अभी आपने पढ़ा है क्या है कि उल्का चट्टानों या धातु के छोटे टुकड़े होते हैं। क्या, उल्का। ठीक है, जब क्षुद्र ग्रह टूटते हैं, क्षुद्र ग्रह कौन, ठीक है, जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जो छोटे छोटे चट्टानों से बने होते हैं, अभी आपने ऊपर पढ़ा। ठीक है, क्षुद्र ग्रह। अब ये क्षुद्र ग्रह जब टूटते हैं, ठीक है, तो उल्का बन जाते हैं। जब क्षुद्र ग्रह टूटते हैं तो उल्का बन जाते हैं, और जब यह उल्का बन जाते हैं और जब यह रफ्तार से यात्रा करते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो इनमें हवा के घर्षण से आग लग जाती है। ठीक है, और तब ये उल्का से उल्का पिंड बन जाते हैं। ठीक है, जब ये परिक्रमा करते हैं तो इसमें हवा से घर्षण से आग लग जाती है, और जब आग लग जाती है तो ये उल्का से उल्का पिंड बन जाते हैं। कई लोग इस गिरते हुए जलते उल्का पिंड को क्या कहते हैं, टूटता हुआ तारा कहते हैं।
ठीक है, तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि उल्का उल्का पिंड क्या होते हैं और टूटता हुआ तारा जो सब लोग कहते हैं वो असल में उल्का पिंड हुआ करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब है हमारा जो दूसरा तीसरा चौथा जो भी हो वो है हमारा धूमकेतु यानी कॉमेट्स। तो धूमकेतु के बारे में पढ़ेंगे कि इसे कई लोग पुच्छल तारा भी कहते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि कई लोग इसमें एक नंबर पूछते हैं कि पुच्छल तारा किसे कहते हैं, तो उसे हम किसको कहते हैं, धूमकेतु को कहते हैं। ये हो गया। इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि इसके पीछे एक छोटी चमकदार पूंछ का होना। ये धूमकेतु पत्थर, धूल, बर्फ और गैस के बने होते हैं। ठीक है, जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा के दौरान गैस और धूल के कण पुंछ का आकार ले लेते हैं। सूर्य के पास आने पर उसके प्रकाश में भी चमक उठते हैं। तो यहाँ क्या कह रहा है कि पुच्छल तारा क्यों, जो धूमकेतु होते हैं उनको पुच्छल तारा क्यों कहते हैं, इसका कारण है कि इसके पीछे एक छोटी चमकदार पूंछ का होना। ठीक है, इसका कारण क्या है कि इस ग्रह के पीछे एक छोटी चमकदार पूंछ होती है, इसी कारण इसको पुच्छल तारा भी कहते हैं। ये धूमकेतु पत्थर, धूल, बर्फ और गैस के बने होते हैं। ये जो धूमकेतु ग्रह हैं ये पत्थर, धूल, बर्फ और गैस के बने होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आगे क्या कह रहा है कि परिक्रमा के दौरान गैस और धूल के कारण पूंछ का आकार ले लेते हैं। यानी जब ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं तो उस परिक्रमा के दौरान ये गैस और धूल के कण का पुंछ का आकार ले लेते हैं और फिर सूर्य के पास आने पर उसके प्रकाश से ये भी चमक उठते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब जो हमारा है वो है हमारा क्या, बौना ग्रह यानी ड्वार्फ प्लैनेट्स। ठीक है, ड्वार्फ प्लैनेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमारे सौरमंडल में 5 ज्ञात बौने ग्रह हैं। ठीक है, यानी हमारे सौरमंडल में 5 ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं। ठीक है, तो पहला क्या है हमारा, पहला है हमारा यहाँ पे यम। ठीक है, प्लूटो। ठीक है, फिर आता है सीरीज, फिर आता है हाउमेया, फिर है माके। ठीक है, फिर आता है एरीज। फिर ये हो गया 5 ग्रह। अब क्या कह रहा है यहाँ पे, यम को क्या कहते हैं, पहेल ग्रह भी माना जाता है। ठीक है, यम को पहेल ग्रह ही माना जाता है, परंतु 2006 में इसे बौने ग्रह के रूप में स्वीकार किया गया। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि सौरमंडल में 5 ज्ञात बौने ग्रह हैं। ठीक है, पहला क्या है यम, दूसरा सीरियस, तीसरा हाउमेया और चौथा क्या है माके, पांचवा है एरीज। और अब क्या कह रहा है कि इसमें यम को पहले ग्रह ही माना जाता था। ठीक है, यम जो था हमारा उसको हम सबसे पहले ग्रह ही मानते थे, परंतु 2006 में इसे बौने ग्रह के रूप में स्वीकार किया गया था। ठीक है, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आप इसको नोट्स करते रहिएगा और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि यार इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो इस बार नए आ रहे हैं स्टूडेंट्स में। और मैं आपको बता दूँ कि इससे पहले की जो वीडियो है आप उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं इस लेक्चर का दूसरा वीडियो बनाया हूँ और पहला लेक्चर आप समझ लेंगे तो आपको दूसरा भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ अब आपका बौने ग्रह के रूप में। अब जो है हमारा वो है हमारा क्या, वो है सौरमंडल के पिंड। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, सौरमंडल के पिंड के बारे में। सौरमंडल के पिंड क्या है, तो इसमें देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी IAU का फुल फॉर्म इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ की प्राग सम्मेलन 2006 के अनुसार सौरमंडल में मौजूद पिंडों को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में बांटा गया है। वो श्रेणियाँ क्या हैं हमारी, वो श्रेणियाँ, पहली श्रेणियाँ है कि परंपरागत ग्रह यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, ये हमारी पहली श्रेणी हुई। 3 परंपरागत श्रेणियों में से पहला है परंपरागत श्रेणी। ठीक है, और अब जो दूसरा है हमारा वो है हमारे बौने ग्रह, प्लूटो। ठीक है, चेरोन, सेरस 2003, यूबी 213, इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, बौने ग्रह, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु, इनके बारे में पहले हमने पढ़ा है अभी। अब जो है हमारा वो है हमारा ग्रह वे खगोलीय पिंड हैं जो निम्न शर्तों को पूरा करते हैं। किन शर्तों को पूरा करते हैं ये भी देख लेते हैं। ठीक है, तो किन शर्तों को पूरा करते हैं,
वो है हमारे, पहला है जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं उनको क्या कहते हैं, सूर्य, उनको कहते हैं हम ग्रह कहते हैं, ठीक है। अब जो दूसरा है हमारा, वो क्या कह रहे हैं कि उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिससे वह गोल स्वरूप ग्रहण कर सकें, ठीक है। ये हो गया दूसरी हमारी। अब जो तीसरी कह रहा है, तीसरी क्या कह रहा है कि तीसरी हमारी कह रहा है कि उसके आसपास का क्षेत्र साफ हो, यानी उसके पास अन्य कोई खगोलीय पिंड की भीड़ भाड़ ना हो। यानी यहाँ पे तीन यहाँ पे अवधारणा दी गई है किसके बारे में, ग्रहों के बारे में, कि वे तीन जिनके बारे में कहा गया है वो ग्रह कहलाएंगे किस चीज़ के, जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं वो ग्रह कहलाएंगे। दूसरा है उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिससे वह गोल स्वरूप ग्रहण कर सकें, वो ग्रह कहलाएंगे। और तीसरा जो है, तीसरा यहाँ कह रहा है कि उसके आसपास का क्षेत्र साफ हो, यानी उसके आसपास अन्य खगोलीय पिंडों की भीड़ भाड़ ना हो, वे ग्रह कहलाएंगे। अब आगे क्या कह रहा है, आगे देख रहे हैं, आगे कह रहा है कि ग्रहों की उपर्युक्त परिभाषा यानी INU की प्राग सम्मेलन अगस्त 2006 में तय की गई थी, ठीक है। जो अभी हम पहले पढ़े थे तीन ठो यहाँ पे हेडिंग जो थी वो कब यहाँ पे प्राग सम्मेलन में अगस्त 2006 में तय की गई थी। और अब आगे कह रहा है कि ग्रह की इस परिभाषा के आधार पर यम यानी प्लूटो को इस श्रेणी से निकाल दिया गया, फलस्वरूप परंपरागत ग्रहों की संख्या 9 से घटकर 8 रह गई। ये अभी हमने पहले पढ़ा है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि यम को बौने ग्रह की श्रेणियों में रखा गया है, ग्रह को दो भाग में विभाजित किया जाता है, ठीक है। तो जो है हमारे भाग वो कौन कौन से हैं, पार्थिव या आंतरिक ग्रह यानी टेरेस्ट्रियल इनर प्लैनेट्स, ठीक है। तो आंतरिक ग्रह में क्या है हमारा, बुध शुक्र पृथ्वी एवं मंगल को पार्थिव ग्रह कहा जाता है क्योंकि ये पृथ्वी के सदृश होते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब आगे हमारा क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि बृहस्पति या बाह्य ग्रह यानी ज्योरन और आउटर प्लैनेट्स, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें आते हैं हमारे बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण को बृहस्पतीय ग्रह कहा जाता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या कह रहा था, इसमें यहाँ सौर ग्रह को दो बारों में बांटा गया था। पहला जो था वो था हमारा आंतरिक ग्रह, ठीक है। आंतरिक ग्रह में हमारा क्या कह रहा था, आंतरिक ग्रह में हमारे बुध शुक्र पृथ्वी एवं मंगल आते हैं, ठीक है। क्यों आते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के सदृश होते हैं, ठीक है। और जो दूसरा हमारा ग्रह के बारे में बताया गया था वो क्या था हमारा बाह्य ग्रह, ठीक है, यानी बृहस्पतीय ग्रह भी कह सकते हैं इसको। तो बाह्य ग्रह में हमारे कौन कौन से ग्रह आते हैं, वो आते हैं बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। ये हो गया। अब क्या कह रहा है कि इसमें से मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र व शनि इन 5 ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है, ठीक है। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि इन 5 ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। ये हो गया। अब यहाँ पे कुछ ये हेडिंग है, यहाँ पे कुछ आपको बता रहा हूँ कि जैसे आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम, ठीक है। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम यानी घटते क्रम है, सबसे पहले से बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, उसके बाद शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध, अर्थात सबसे बड़ा ग्रह यहाँ पे पृथ्वी बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह हमारा बुध है, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा और आप इसको अभी याद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बता रहा है कि सबसे बड़ा ग्रह हमारा बृहस्पति होता है और सबसे छोटा ग्रह हमारा बुध होता है, ठीक है। ये हो गया। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है यहाँ पे घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में, ठीक है। घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या घनत्व के अनुसार बढ़ते क्रम में क्या है, सबसे पहला शनि है, घनत्व के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह है ये, फिर अरुण, बृहस्पति, नेपच्यून, मंगल एवं शुक्र। तो यहाँ पे शनि जो है वो घनत्व के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह है और जो शुक्र है वो घनत्व के अनुसार सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है। ये हो गया। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे, सूर्य के दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम, ठीक है। सूर्य के दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम यानी सबसे पहले सूर्य के सबसे नज़दीक कौन है, फिर उससे दूर सबसे दूर कौन सा है। तो यहाँ सूर्य के सबसे नज़दीकी जो है हमारा बुध है, उसके बाद शुक्र आता है, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। यानी सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह जो है बुध है एवं सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण है, ठीक है। ये हो गया आपका। फिर क्या कह रहा है
कि सूर्य के दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम। ठीक है, तो सूर्य के दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है यहाँ पे? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। यानी सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? बुध है, एवं सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? वो है वरुण। अब फिर यहाँ पे क्या कह रहा है कि द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में। ठीक है, यहाँ पे हमने पहले सौरमंडल में सूर्य के सबसे नज़दीक पढ़ा, फिर हमने घनत्व के बारे में पढ़ा, फिर द्रव्यमान के बारे में पढ़ रहे हैं कि द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो सबसे पहला जो है हमारा बुध है, फिर है हमारा मंगल, शुक्र, पृथ्वी, अरुण, वरुण, शनि एवं बृहस्पति। यानी न्यूनतम द्रव्यमान वाला ग्रह हमारा बुध है और अधिकतम द्रव्यमान वाला ग्रह हमारा बृहस्पति है। ठीक है, ये हो गया हमारा। फिर क्या कह रहा है? फिर हमारा परिक्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्रम किसमें? बढ़ते क्रम में। ठीक है, परिक्रमण काल में सबसे बड़ा जो ग्रह है वो हमारा बुध है, फिर शुक्र, अरुण, वरुण, पृथ्वी, मंगल, बुध एवं शुक्र है। ये हो गया। फिर क्या कह रहा है यहाँ पे? फिर कह रहा है कि अपने कक्ष पर झुकाव के आधार पर ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में। ठीक है, अपने कक्ष अक्ष पर झुकाव के आधार पर ग्रहों का क्रम जो है वो क्या है? बढ़ते क्रम में। सबसे पहला है शुक्र आता है, फिर बृहस्पति, बुध, पृथ्वी, मंगल, शनि, वरुण एवं अरुण आता है। ये हो गया। फिर यहाँ पे आगे क्या कह रहा है कि शुक्र एवं अरुण को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों का घूर्णन एवं परिक्रमण की दिशा एक ही है। यानी शुक्र और अरुण को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों का घूर्णन एवं परिक्रमण की दिशा एक ही है। ठीक है, और शुक्र एवं अरुण के घूर्णन की दिशा पूर्व से पश्चिम क्लॉकवाइज है। ठीक है, क्लॉकवाइज है, पूर्व से पश्चिम की ओर शुक्र और अरुण के घूर्णन की दिशा। ठीक है, जबकि अन्य सभी ग्रहों की घूर्णन दिशा पश्चिमी से पूर्व एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, ये कह रहा है यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हमारी ज्योग्राफी की दूसरी लेक्चर यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। ठीक है, आई होप जो हमने पढ़ाया है आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया हो, जैसा कि हमने इतनी मेहनत करी आपको समझाने में, उसी तरह आप भी एक मेहनत कर दीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अभी और आगे वीडियो बनेगी हमारे लोग की, वो है हम अभी आपको बता दूँ कि इसमें हम आपको लूसेंट के बारे में बताऊँगा। ठीक है, और वाइट बोर्ड अभी मैंने ऑर्डर किया, अभी आया नहीं है, 2-4 दिन में आ जाएगा। वाइट बोर्ड के सामने रख कर मैं आपको मानचित्र में अच्छे से समझाऊंगा, सौरमंडल बना के समझाऊंगा। इसलिए कह रहा हूं कि आप मेरे चैनल पे जुड़े रहिए, आपको पूरा निचोड़ मिलेगा ज्योग्राफी का इस चैनल पे। ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और कमेंट करके बताइएगा कि दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, बस यही कहना था। धन्यवाद।